Hello students, welcome back to my channel NP Commerce Classes. NP Commerce Classes में क्लास 11 एंड क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। अब तक मैंने क्लास 11 कॉमर्स के अकाउंटेंसी के 5 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का ही कैश बुक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और एक मैंने क्लास 12 का भी चैप्टर स्टार्ट किया है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो दोनों चैप्टर्स हम एक साथ कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास में उसकी दे चुकी हूँ, उसके बाद में हम इसके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन है आपको क्लास 12 इशू ऑफ शेयर्स का आगे का जो सेशन है वो कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश बुक पार्ट 1 चैप्टर 11 जो कि NCERT और स्टेट बोर्ड पर बेस्ड है। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी NCERT और स्टेट बोर्ड्स पर बेस्ड हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें या रोकड़ बही, जिसे हम कहते हैं कैश बुक। इसमें हम पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स किसे कहते हैं, पहले ये समझेंगे। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ कैश बुक, डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक, एंड टाइप्स ऑफ कैश बुक। ठीक है, कितने तरह की होती है कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। और नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन कैश बुक। ये सब हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विशेष उद्देश्य वाली सहायक बहियाँ कौन सी होती हैं और किसे कहते हैं। देखो, सहायक पुस्तकें सब्सिडरी बुक्स उन पुस्तकों को या बुक्स को कहते हैं जिनमें व्यावसायिक लेन देनों का सर्वप्रथम लेखा किया जाता है। देखो, सबसे पहले हम जनरल में एंट्री ना करके इन बुक्स में एंट्री करते हैं, इन बुक्स में शो करते हैं, तो उन बुक्स को ही हम सब्सिडरी बुक्स के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, टोटल हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्हें। देखो, इसके बाद में इन पुस्तकों में एंटर करने के बाद में ही हम आगे लेजर और पोस्टिंग करते हैं। एक क्या होता है कि कुछ बुक्स एंट्रीज ऐसी होती हैं जिनको हम पहले जर्नल में शो करते हैं, फिर उसके लेजर करते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेकिन ये जो बुक्स हैं जो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, इन बुक्स के अंदर इन बुक्स को जहाँ बना लिया जाता है तो वहाँ पर जर्नल में एंट्रीज करने की आपको नीड नहीं होती है। आप डायरेक्ट इन बुक्स में एंट्रीज की कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारी कैश बुक, जो कि आज का हमारा चैप्टर है, इसे हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, इस पुस्तक में सभी नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों का लेखा करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें प्राप्ति और भुगतानों से संबंधित सभी बैंकिंग लेन देनों का लेखा इस बुक में किया जाता है। जितनी भी आपको कैश से मतलब जो भी लेन देन हो रहा है, चाहे आपके पास से कैश जा रहा है या आपके पास से कैश आ रहा है, तो जहाँ कैश की बात की जाएगी उससे रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बुक के अंदर शो करते हैं। नेक्स्ट है परचेज बुक। अब परचेज बुक में क्या करते हैं, इस बही में उधार क्रय का लेखा किया जाता है। उधार का क्यों किया जाता है, क्योंकि कैश का तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना ऊपर। अभी हमने डिस्कस किया कि कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को तो हम कैश बुक में कर लेते हैं, तो फिर परचेज बुक क्यों बनाई गई। परचेज बुक इसलिए बनाई जाती है कि जो कैश के अलावा जो परचेज उधार में क्रेडिट परचेज आपने किया है उसको हम परचेज बुक में शो करेंगे। सेल्स बुक में आप क्रेडिट सेल्स जो भी करते हो, उधार बिक्री जो भी है वो सब आपकी सेल्स बुक में आ जाएगी। परचेज रिटर्न में क्या आएगा कि माल जो खरीदा था उसको हमने वापस रिटर्न कर दिया किसी भी रीज़न से, तो वो आपके परचेज रिटर्न बुक में आ जाएगी। इसे एक और नाम से जानते हैं और वो है रिटर्न आउटवर्ड। इस नाम को भी अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगे तो कई बार न्यूमेरिकल्स में सीधा सीधा परचेज रिटर्न ना दे करके उसकी जगह लिखा रहता है रिटर्न आउटवर्ड, जिसका मतलब होता है परचेज रिटर्न। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे सेल्स रिटर्न, जिसे भी हम आगे चल करके रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी डिस्कस करेंगे। यानी कि आप या तो रिटर्न इनवर्ड कह सकते हो या सेल्स रिटर्न कह सकते हो, दोनों सेम ही हैं। तो इसमें भी केवल उधार जो भी आपने विक्रय वापसी की है उसका हम इसमें लिखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर क्या होती है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ से यहाँ तक करके आए, 5th तक जितने भी कैश के हमने यहाँ कर दिए, सेल कर दिए, परचेज़ कर दिए, रिटर्न कर दिए, सब कुछ कर दिए, उसके बाद कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो रह जाते हैं और इनमें से किसी भी बही में वो नहीं आ रहे, तो उन बचे कुछ सभी ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल प्रॉपर में शो करेंगे। लेन देनों को उपरोक्त सहायक बहियों में नहीं लिखा जाता, उन्हें इस बही में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए पे सबसे पहला है हमारा कैश बुक, जिसे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या है। इस बही में समस्त नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। जितनी भी आपकी कैश रिसीव्ड्स हैं और जितने भी कैश पेमेंट्स होने वाले हैं उन सभी को हम किस में लिखेंगे,
कैश बुक के अंदर लिखेंगे। प्रत्येक व्यवसाय में रोकड़ से संबंधित लेन देनों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि जर्नल में लिखना काफ़ी अव्यवहारिक और असुविधाजनक हो जाता है। देखो, जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल के अंदर हम बहुत सारी एंट्रीज करते हैं और कैश से रिलेटेड भी बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, तो उन सबको जर्नल में पहले उनकी एंट्री करना, फिर लेजर बना करके उसमें पोस्टिंग करना, ये थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है। तो इस काम को ईजी बनाने के लिए हमने कैश बुक को बनाया है कि कैश बुक में क्या होता है कि आप जर्नल में एंट्री ना करके डायरेक्ट कैश बुक में कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उन सभी को एक बार में इसकी डायरेक्ट एंट्री इसमें कर दी जाती है ताकि टाइम बच सके। नगद लेन देनों का लेखा करने के लिए सबसे पहले एक पुस्तक रखना जरूरी हो जाता है। इस पुस्तक की सहायता से व्यवसाय ये जान सकता है कि किसी भी समय उसके पास कितने नगद और बैंक बैलेंस है। जब हम जर्नल में इसकी एंट्री करते थे तो एकदम से ही हम पता नहीं लगा पाते थे कि कितना कैश हमारे पास में है, कितना खर्च हो गया, कितना बचा है, सेविंग्स कितनी है, प्रॉफिट्स कितना। ये सब ईजी वे में फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किलता नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कैश बुक बनाई और कैश बुक के अंदर सभी ट्रांजेक्शन्स को लिख देने के बाद में आप इजी वे में जल्दी से बता सकते हो कि कितना कैश आपके पास में है, कितना उसमें से खर्च हो गया है और कितना प्रॉफिट है। ये सब देख के पता लगाया जा सकता है। ये प्रतिदिन की रोकड़ प्राप्ति, रोकड़ भुगतानों यानी कि डे बाय डे जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उन सभी को इसमें हम शो करते हैं। मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली, जो भी है, जो भी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये बना रही है वो अपने अकॉर्डिंग, सहूलियत के अकॉर्डिंग इसके अंदर मेंशन करती जाती है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक दिन के अंत में रोकड़ शेष की सूचना भी प्रदान की जाती है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है जो कि ये बताता है कि दिन भर के इतना ट्रांजेक्शन्स करने के बाद में अब आपके पास में इतना बैलेंस बचा है। उसको भी हम कैश बुक में शो करते हैं, जिसे हम क्लोजिंग बैलेंस के नाम से या क्लोजिंग कैश बैलेंस के नाम से जानते हैं। अब कैश बुक को हम सब्सिडरी बुक्स या प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं, यानी कि एक तरीके से सब्सिडरी बुक्स भी है, दूसरा प्रिंसिपल बुक भी है, तो दोनों हम क्यों कहते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सब्सिडरी और प्रिंसिपल बुक के नाम से जानी जाती है। देखो, रोकड़ बही बनाने से दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ड्यूल पर्पस के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये एक सहायक बही है। सहायक बही किसे कहते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक, यानी कि सबसे पहले जिस बुक के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं वो हमारी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक होती है और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। तो फर्स्ट उद्देश्य तो क्या हुआ कि सबसे पहले आपने ट्रांजेक्शन्स को जहाँ पर लिखा उसको हम सहायक बही के नाम से जानते हैं। और दूसरा, ये प्रधान बुक इसलिए है, प्रिंसिपल बुक इसलिए है कि सहायक बही क्योंकि जब रोकड़ बही बनाई जाती है तो रोकड़ से संबंधित लेन देनों का जर्नल में लेखा नहीं किया जाता है, बल्कि रोकड़ और बैंक से संबंधित सभी लेन देनों का इसी बही में लिखा जाता है। प्रिंसिपल बुक इसलिए कही जाती है क्योंकि इससे पहले आपने कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे उनको जर्नल में नहीं लिखा था, डायरेक्ट किस में लिखा, हमने कैश बुक बनाया और कैश बुक के अंदर लिख दिया। तो सबसे पहले हमने कैश बुक में लिखा, इसलिए सब्सिडरी बुक्स कही गई, और प्रिंसिपल बुक भी इसलिए कही गई क्योंकि आपने जर्नल में इसकी एंट्री नहीं की है। ये प्रधान बही इसलिए क्योंकि ये खाता बही का कार्य भी करती है, यानी कि लेजर पोस्टिंग का भी काम कर रही है। देखो, जर्नल में जब आप जर्नल बनाते हो तो सभी ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। उसके बाद इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए हम लेजर बनाते हैं, जिसके अंदर हम हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग अकाउंट खोलते हैं और फिर अकाउंट को खोलने के बाद इन सभी ट्रांजेक्शन्स का जो अमाउंट होता है उसकी पोस्टिंग इसके अंदर करते हैं। तो ये सारा काम थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो इस सभी सिचुएशन से बचने के लिए हमने क्या करा, कैश अकाउंट बनाया। कैश अकाउंट के अंदर हमने जर्नल का काम नहीं किया, डायरेक्ट इसके अंदर हमने एंटर कर दिया, एंटर करके लेजर का काम भी इसके अंदर हो गया, इसलिए प्रिंसिपल बुक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। ओके, नेक्स्ट हम डिफरेंस समझते हैं कि कई बार क्या होता है कि कैश अकाउंट और कैश बुक दोनों सिमिलर लगते हैं और स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि डिफरेंस क्या है। तो मेनली दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो अकाउंट होता है वो एक तरीके से लेजर होता है। लेजर कैसे, जैसे देखो, हमने एक एंट्री करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज़ आपने कैश अकाउंट नहीं बनाया है, कैश बुक नहीं बनाई है, तो आप क्या करोगे, जर्नल के अंदर इसकी एंट्री करोगे। ये जर्नल में हमने इसकी एंट्री कर दी। अब हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को अलग से ओपन करेंगे, कैश अकाउंट को अलग से ओपन करेंगे और इन दोनों की पोस्टिंग परचेज की परचेज में करेंगे और कैश की कैश में करेंगे। कर दी। तो ये क्या है, लेजर का काम जो वहाँ जर्नल में एंट्री करने के बाद आपने किया, वो लेजर का काम यहाँ कैश अकाउंट के अंदर हो जाता है कि ये खाता भाई लेजर में बनाया गया खाता है, यानी कि लेजर फॉर्म के अंदर ही यहाँ पर हम इसको बनाते हैं। टी शेप के अंदर एक अकाउंट खोलते हैं जिसमें एक पक्ष जो है आपका डेबिट होता है, दूसरा आपका क्रेडिट होता है और इसके अंदर हम इसको शो करते हैं। कैश बुक में क्या होता है कि ये एक पुस्तक है जो नगद लेन देनों का लेखा करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि कैश बुक में तो ओनली कैश से रिलेटेड
ही ट्रांजेक्शन्स को शो किया जाएगा, लिखा जाएगा। जबकि यहाँ क्या होता है, हम लेजर बनाते हैं, लेजर के अकॉर्डिंग उसमें जितनी भी अकाउंट्स होते हैं उन सबका अलग अलग लेजर बना करके सभी के अंदर उसको बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं और पोस्टिंग करते हैं। ठीक है। रोकड़ खाता खाता बही में खोला जाता है, जिस इसमें जर्नल से पोस्टिंग करते हैं। वही ये जो एंट्री यहाँ बताई है मैंने कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, पहले एंट्री करी, फिर इसे एंट्री करने के बाद हमने लेजर बनाया, लेजर के बाद में हमने उसकी पोस्टिंग करी। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो यानी कि कैश अकाउंट में क्या होता है कि जो आप एंट्री करके आए हो उस एंट्री को देख करके ही लेजर के अंदर उसकी पोस्टिंग करते हो, उसको शो करते हो, तो ये लेजर पोस्टिंग का काम भी करता है कैश अकाउंट। और कैश बुक में क्या होता है कि यहाँ पर हमने लेजर को देख करके पोस्टिंग नहीं की, बल्कि डायरेक्ट कैश का ट्रांजेक्शन देखा और उसको सीधा ही कैश बुक के अंदर लिख दिया, तो वही हमारे लिए एंट्री भी हो गई और लेजर का भी काम करेगी। ये ओरिजिनल एंट्री बुक कहलाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने जर्नल में ना लिख करके कैश बुक में ही उस ट्रांजेक्शन को लिखा है। क्योंकि सभी लेन देनों का सर्वप्रथम रोकड़ बही में लिखा जाता है, फिर रोकड़ बही से खाता बही में विभिन्न खातों में खतौनी नहीं होती है। यानी जो काम हम इसमें करते हैं वो काम हमने इसमें नहीं किया। इसके अंदर हमने एंट्री करी, फिर लेजर करी, पोस्टिंग करी, इस तरीके से किया। जबकि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट अकाउंट के अंदर लिखा और वही हमारे लिए लेजर का काम करेगी, अलग से लेजर पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब नगद लेन देनों का लेखा जर्नल में लिखा किया जाता है तो लेजर में कैश अकाउंट खोलना अनिवार्य हो जाता है। यानी कि आपने जर्नल बनाई और उस जर्नल को बनाने के बाद आपने कैश की एंट्री अलग से कैश बुक ना बना करके इसी में ही कैश की एंट्री कर दी, तो अब कंपलसरी हो गया कि आपको कैश अकाउंट खोलना है और इस ट्रांजेक्शन्स की लेजर पोस्टिंग उसमें करनी है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जैसे आपने नगद लेन देन देखा, उस नगद लेन देन को कैश बुक बनाई और कैश बुक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो लेजर पोस्टिंग का काम करती है। ठीक है, अलग से कोई एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट है, इसमें किसी लेन देन के केवल एक पहलू केवल रोकड़ का लेखा ही होता है। यानी कि कैश के जो एंट्री थी उसी का ही हमने इसमें एंट्री करी है, जबकि इसमें दोनों पहलुओं का लेखा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कैश बुक जो है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो कैश बुक हमारी होती है 4 तरह की। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक और 1 कॉलम कैश बुक भी इसे कहते हैं, जिसके अंदर हम सिंगल कॉलम बनाएंगे और इसका एक न्यूमेरिकल हम आज के सेशन में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पैटे कैश बुक। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है ये CBSE सिलेबस में नहीं है, तो CBSE वाले इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड्स में ये है, किसी किसी बुक्स में, ऑथर की बुक में भी ये गिवन होती है, इसलिए मैं इसका भी न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगी विद अच्छे से समझा करके, और इसके डिटेल भी हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो 2 खाने वाले कौन सी होती है, जिसके अंदर कैश और बैंक को हम एक साथ शो करेंगे, फिर डिस्काउंट को ऐड करेंगे। फिर पैटे कैश बुक होती है, छोटे मोटे जितने भी खर्चे होते हैं जिनके लिए अलग अलग से आपने अकाउंट नहीं बनाया, उन सभी खर्चों को इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो इनको 1 बाय 1 हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल एक खाने वाली रोकड़ बही की इस सेशन में। ठीक है, देखो कि सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है कैसी होती है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये खाते की तरह बना जाती है। खाता कैसा होता है हमारा, T शेप में, ध्यान रखना है। जो अल्फ़ाबेट का कैपिटल T होता है उसके शेप के अंदर अकाउंट आपका बनाया जाता है, जिसके 2 साइड होते हैं। इस साइड को हम कहेंगे डेबिट और इस साइड को हम कहते हैं क्रेडिट, जो कि यहाँ हम शो करेंगे। और इसके अलग अलग से 4 कॉलम्स होंगे, जो कि इस तरीके से हैं। यहाँ देखो, ये देखो, डेट सबसे पहले कॉलम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो, किसी किसी बुक में गिवन है, तो जिनकी बुक्स में गिवन है वो लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट LF के कॉलम को भी लिख सकते हो। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, वॉइस, वाउचर नंबर और LF, अमाउंट, इनमें लिखना कुछ भी नहीं होता है, केवल ये हम शो करते हैं, या अमाउंट। तो 1 2 3 4 5 टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 कॉलम्स तो आपके किसके हो गए, डेबिट साइड के। इसी तरीके से नेक्स्ट 5 कॉलम किसके हो जाएंगे, हमारे क्रेडिट साइड के। तो ये देखो, इस तरीके से ये आपका अकाउंट दिख रहा है T शेप में। जितने भी लेजर और हम अकाउंट्स बनाएंगे वो सब T शेप के अंदर होते हैं। मैं डिफरेंट कलर यूज़ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। T शेप के अंदर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक। जो 5 कॉलम्स आपने इधर ड्रॉ किए वही 5 कॉलम्स सेम इधर आएंगे। वाउचर को आप स्किप कर सकते हो, उसकी जगह आप डायरेक्ट LF भी लिख सकते हो। LF लिखना तो कंपलसरी है, लिखा दोनों में कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम शो करते हैं क्योंकि LF सभी की बुक्स में मेंशन होता है। वाउचर नंबर जो है वो किसी किसी बुक्स में गिवन है, इसलिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये नंबरिंग मैंने इसलिए डाली है ताकि आप समझ सको कि फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, सेकेंड में क्या आएगा। आपको इस तरीके से नंबरिंग नहीं डालनी है।
सेकंड जो चीज़ है वो है कि डेबिट साइड के अंदर हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डेबिट होता है इसको रेस्पेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 2। यहाँ पे जो भी हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे वो सभी 2 से स्टार्ट होंगे, यानी कि 2 लिखेंगे उसके बाद उस ट्रांजेक्शन्स का नेम आ जाएगा नरेशन में। इसी तरीके से यहाँ जो क्रेडिट साइड में हम लिखने वाले वो सब बाय से आ जाएगा। यह भी जितनी भी रिसिप्ट्स उस सभी रिसिप्ट्स को हम डेबिट करते हैं, जितने भी पेमेंट्स हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब कौन कौन सी आपको बातों का ध्यान रखना है, देखो सबसे पहला कि रोकड़ बही जो है एक रोकड़ खाता भी होता है, ये एक रियल अकाउंट पर बेस्ड है। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं इसका अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सभी अकाउंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो रियल अकाउंट क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें दो डेबिट और क्रेडिट करने का रूल्स होता है कि जो भी आपके बिज़नेस में चीज़ आ रही है उसे हम डेबिट करेंगे और जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करेंगे। दैट मीन्स कि कैश जब आएगा तो वह हमारे लिए इनकम शो करेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट, और जब जाएगा तो पेमेंट्स हो जाएगा भुगतान के रूप में, तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन ट्रांजेक्शन्स को आपको इस रूल्स को फॉलो करते हुए लिखना है। फिर है कि यदि रोकड़ बही प्रारंभिक बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्वेश्चन के अंदर कई बार ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है, तो अगर वो गिवन है ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा आपको उसको डेबिट साइड में शो करना है 2 लिख करके, 2 बैलेंस BD। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे हम क्या कर देते हैं, बाय बैलेंस CD। ठीक है। एक खाने वाली रोकड़ बही में निम्न का लेखन नहीं किया जाता, वो कौन कौन सी है ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन सामने होगा तो उस टाइम पर जब ये गिवन होंगे तो वहाँ एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि किसको हम सिंगल बुक में शामिल करें और किसको नहीं, सिंगल कॉलम कैश बुक में शामिल करें, किसे नहीं करें। ठीक है। तो जैसे देखो चेक प्राप्त किए और चेक दिए, चेक से रिलेटेड हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे तो उसके अंदर हम 2 कॉलम 3 कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे, उसके अंदर इन ट्रांजेक्शन्स को शो किया जाता है। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को नहीं लिखते हैं, या चाहे आपने उसे प्राप्त किया हो या फिर दिया हो, किसी भी कंडीशन में हम इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है कटौती प्राप्त की और कटौती दी, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को भी हम इसमें शो नहीं करेंगे। क्या क्या चीज़ है उसको हम देख सकते हैं, देखो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। किसी तरीके से चेक अगर डिसऑनर हो गया है तो उसमें मिलने वाला डिस्काउंट अलाउड जो होता है उसको भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। विल बी रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर, ये सभी ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाएंगे, आपके जर्नल प्रॉपर में शो किए जाएंगे, क्योंकि ये सब क्या आपके कैश में नहीं होता है और यहाँ हम सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं। जब एक रोकड़ बही बनाई जाती है तो लेजर में कैश अकाउंट नहीं खोला जाता है, क्योंकि यही लेजर का काम करता है, तो इसलिए आपको सेपरेट लेजर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जब रोकड़ में किसी भी लेन देन का लेखा किया जाता है तो इस लेन देन के दूसरे पक्ष का लेखांकन खाता बही में किया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि गोपाल से 2000 रुपये प्राप्त हुए तो प्राप्ति अथवा डेबिट प्रविष्टि तो रोकड़ बही में की जाएगी, लेकिन गोपाल के खाता बही में क्रेडिट किया जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा है कि आपको 2000 रुपये मिले, 2000 रुपये मिले, इसका मतलब कैश आपके पास आया, तो जो भी चीज़ कैश आने वाला है, डेबिट वर्ड कम्स इन अकॉर्डिंग टू रूल। देखो ये रहा डेबिट वर्ड कम्स इन, कि जो कैश आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें इस 2000 को हम डेबिट साइड के अंदर शो कर देंगे। तो ये कैश हमारे पास में आया तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया, लेकिन गोपाल का जब हम लेजर खोलेंगे तो वहाँ पर इसको क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से ये कैश गया है गोपाल के पास से, तो इसलिए इसको वहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। रोकड़ बही का शेष निकालना और इसको आगे ले जाना, किस तरीके से हम बैलेंस निकालेंगे और कैसे से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो देख लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक और कैरी फॉरवर्ड। रोकड़ बही में शेष प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास निकाला जा सकता है, जैसे कि आपकी इच्छा हो, ज़रूरत हो, उसके अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये व्यापार की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि आपको किस तरीके से बैलेंस निकालना है, पर डे निकालना है, पर वीक निकालना है, पर मंथ निकालना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। रोकड़ बही का शेष प्रतिदिन निकाला जाता है, तो इससे तिजोरी की रोकड़ में रोकड़ बही के शेष का मिलान किया जा सकता है। यानी कि अगर आप पर डे के हिसाब से आपका निकाल रहे हो तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका एक दिन में कितना खर्चा हो रहा है, कितना आपके पास जो है गुल्लक में बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है। फिर आता है आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। देखो रोकड़ बही के प्राप्ति यानी डेबिट खाने का जोड़ हमेशा क्रेडिट खाने से अधिक होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा जो डेबिट साइड होता है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा। इसका रीज़न क्या है, देखो आपके पास मान लो 50,000 बैलेंस था, आपने 50,000 में से बहुत सारे खर्चे करने के बाद लास्ट में आपके पास 10,000 बचे। अब एक बात बताओ, आपके हाथ में जितना बैलेंस होगा आप खर्चा उसी से तो करोगे,
यानी कि अगर आपके पास में 50,000 बैलेंस है या आपके हाथ में कैश में 50,000 कैश है, तो आपके 50,000 से ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, इससे ज़्यादा की चीज़ें खरीद सकते हो नहीं ना। तो ये अकाउंट भी यही शो करता है कि जितना आपके पास में कैश है आप उसी में से ही खर्चे करेंगे, तो ये कभी भी माइनस के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, यही लिखा है इसमें कि जोड़ भुगतान से अधिक होगा। दोनों पक्षों के जोड़ के अंदर को क्रेडिट पक्ष की तरफ विवरण खाने में बाय बैलेंस सीडी लिख करके राशि को खाने में लिखा जाता है। जब हम अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर आपने टोटल लगा दिया, तो जितना भी अमाउंट यहाँ आया और जितना अमाउंट यहाँ आया, तो ये अमाउंट इस अमाउंट से कम है, तो जो रिमेनिंग डिफरेंस अमाउंट होगा उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल के उस अमाउंट को यहाँ शो कर देंगे। ये प्रैक्टिकल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो हम आगे करेंगे। दोनों पक्षों का जोड़ बराबर हो जाएगा और फिर उसको एक दूसरे की सिद्ध में लिखा जाएगा। यानी कि जैसे मान लो 50,000 आया इस डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड का हमने बैलेंस सीडी लिखने के बाद भी 50,000 कर दिया, तो ये जो आप 50,000 लिख रहे हो ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं लिखना है, बिल्कुल आमने सामने ही लिखना है, एक सिद्ध के अंदर होना चाहिए, वरना गलती हो जाएगी। अंतिम शेष अगली अवधि के लिए प्रारंभिक शेष बन जाता है। जो भी आप यहाँ क्लोजिंग बैलेंस सीडी लिख करके आए हो, वो जब हम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम उसको 2 करके 2 बैलेंस बीडी करके और यहाँ ऊपर शो कर देंगे। ठीक है, रोकड़ बही हमेशा डेबिट शेष दिखाती है, ये बात हमेशा ध्यान रखने की है जो कि मैंने ऊपर आपको समझाई है। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष का जोड़ हमेशा क्रेडिट के जोड़ से अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम प्राप्त राशि से अधिक भुगतान नहीं कर सकते। यदि हम किसी से उधार लेकर के भुगतान करते हैं तब भी उधार का लेखा पहले डेबिट पक्ष में किया जाएगा और बाद में क्रेडिट का लेखा किया जाएगा। मतलब जैसे मान लो आपके पास 50,000 रुपये थे, आपने पूरे 50,000 रुपये खर्च कर दिए, अब आपको और खर्चा करना है, तो आप कैश तो आपके पास है नहीं, तो आप कहीं से अरेंज करोगे, किसी से उधार लोगे, तो जो भी आप उधार लोगे तो उधार लेने पे कैश तो आपके पास आएगा ना, तो उसको वापस से पहले हम डेबिट करेंगे और फिर उस डेबिट में से जितने भी खर्चे हैं वो आप माइनस करते जाओगे। इस तरीके से तो हमेशा जो कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट रेशियो होता है। अधिक से अधिक ये हो सकता है कि दोनों पक्षों का जोड़ बराबर हो जाए, यानी कि दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का जोड़ इक्वल आ सकता है, लेकिन कभी भी क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट साइड से ज़्यादा नहीं होगा। कैश बुक ऑलवेज शोन ए डेबिट बैलेंस और इक्वल बैलेंस बट कैन नेवर शो ए क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल से हम इस सभी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। देखो ये एग्जांपल है, यहाँ तक फर्स्ट एंट्री है कि बिजनेस स्टार्ट किया आपने विथ कैश। एंट्री क्या करेंगे, एंट्री होगी आपकी कैश। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा बिजनेस में कैश आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कैश आया तो आने वाले को हमें क्या करना है, डेबिट करना है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, 6 से 60,000। ठीक है, जब कैश बुक हम बनाएंगे तो कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले हम टी शेप के अंदर एक अकाउंट ड्रॉ करेंगे। इसके 4 कॉलम आपके डेबिट साइड में होंगे और 4 कॉलम आपके क्रेडिट साइड में होंगे। जो इधर बनाएंगे वही चीज़ें हम इधर लिखेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर LF और फिर अमाउंट। इसी तरीके से 4 को शो कर देंगे। अब जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कैपिटल और अमाउंट वाले कॉलम में 60,000 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, देखो एक बार दिखा भी देती हूँ आपको अकाउंट का फॉर्मेट। ये रहा, ये हमने अकाउंट शो किया टी शेप में। इसके 4 आपने ये कॉलम्स बनाए। वाउचर नंबर मैंने बताया था कि ऑप्शनल है। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। सेम ऐसे कैसे 5 कॉलम इधर आ जाएंगे आपके। यहाँ आप ईयर लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर डेट के अकॉर्डिंग आप जो हम ऊपर ट्रांजेक्शन करके आए उसको लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 20,000। अच्छा, यहाँ 20,000 है और ये अमाउंट में गड़बड़ हो गई, इसको भी आप 20,000 कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है बोट गुड्स फॉर कैश। आपने नगद माल परचेज़ किया। सभी ट्रांजेक्शन्स की सबसे पहले आपको एंट्री करने आनी चाहिए, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको जर्नल वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। चैप्टर नहीं देखा है तो आप अच्छे से जा करके पहले उसे प्लेलिस्ट में पूरा देखिए, समझिए, उसके बाद आपको कैश बुक करना है ताकि लेजर में कोई दिक्कत ना आए। तो परचेज़ करने की सिंपल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 5,000 से। अब क्या हुआ, जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो खरीदने पर आपके पास से कैश जा रहा है, तो कैश जाने पर हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ये देखो, ये रहा बाय परचेज अकाउंट 5,000। ठीक है,
नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसी तरीके से आपने माल बेचा, तो माल बेचने की एंट्री कैश आपके पास में आया तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 4000 से, और डेबिट के अंदर हम 4000 लिख देंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, इसने नाम भी दिया है और क्लियर लिखा भी है क्रेडिट के, रवि से आपने माल उधार खरीदा। तो जब भी हम माल उधार खरीदेंगे तो उस खरीद की एंट्री हम कैश बुक में नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब कैश के बुक की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये चीज़ समझी थी कि कैश बुक केवल कैश के ट्रांजेक्शन्स को ही करने के लिए बनाई जाती है। इसके अंदर उधार में किसी भी तरह का लेखा नहीं किया जाता है। तो ये लेखा कहाँ जाएगा, आपका जो सब्सिडरी बुक्स परचेज ही है ना, हाँ परचेज बुक है, परचेज से माल खरीदा है, तो ये कहाँ जाएगा आपका परचेज बुक। जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी, इसको हटा देंगे, स्किप करेंगे। रवि पेड टू रवि, रवि को आपने भुगतान किया तो आपके पास से कैश गया, कैश गए तो हम उसे किस में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंट्री क्या होगी, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ हमने टू किया है, टू कैश, लेकिन इसको हम किस में लिखेंगे, बाय वाले कॉलम में। एक चीज़ ध्यान रखना कि कई बार बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ लिखा है टू कैश, तो जब कैश अकाउंट हम बनाएंगे तो उसको हम टू कैश में लिख देंगे, गलत। यहाँ पर टू कैश लिखा है क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है तो आपको अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, और जब क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं तो उसको किसके साथ लिखते हैं, बाय के साथ लिखते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कैश सेल से कैश आपके पास आया तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 8000, टू सेल्स के नाम से 8000 हम लिख देंगे। फिर है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं तो वहाँ परचेज वर्ड यूज़ में ना लेकर के फर्नीचर को ही, फर्नीचर या जो भी असेट्स है उस असेट्स को ही डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू वाले कॉलम में क्या आ जाएगा आपका, फर्नीचर आ जाएगा, ठीक है। कितने से, 6000 से, सॉरी टू वाले कॉलम में नहीं, बाय वाले में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने फर्नीचर खरीदा है, खरीदा है तो मतलब कैश गया, तो कैश गया तो क्या आ जाएगा, बाय फर्नीचर, कैश बुक के अंदर बाय फर्नीचर से लिख देंगे 6000। नेक्स्ट है पेड वेजेस, मजदूरी आपने दी, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैश कहाँ जा रहा है और कहाँ कैश आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड में लिख दो, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख दो। तो पेड मजदूरी पेड किया आपने, तो ये मजदूरी में भी कैश आपका जा रहा है, तो बाय साइड में हम क्या लिख देंगे, क्या दिया, मजदूरी, तो बाय वेजेस 380। इसी तरीके से रेंट पेड किया तो बाय कैश बुक में बाय रेंट लिख करके 400। नेक्स्ट देखो रिसीव्ड कमीशन, यहाँ कमीशन प्राप्त हो रहा है तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, टू कमीशन करके 600। विथड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस करने के लिए आपने कैश विथड्रॉ किया तो कैश आपके पास आया तो आया, उस कंडीशन में भी हम क्या कर देंगे, टू ड्राइंग्स, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए हम क्या वर्ड यूज़ में लेते हैं, ड्राइंग्स, तो टू ड्राइंग्स के नाम से 1000 आ जाएंगे। और लास्ट में आपने सैलरी पेड करी, पेड की तो मतलब कैश गया, कैश गया तो कहाँ आ जाएगा, बाय वाले कॉलम में बाय सैलरी 900। अब अकाउंट में देखो सभी एंट्रीज को एक साथ, कैपिटल हो गया, माल बेचा था, टू सेल, 2 बार माल बेचा था, 5 का 15 को दोनों की हो गई, कमीशन की हो गई, माल खरीदा, रवि से खरीदा, फर्नीचर, वेजेस, रेंट, ड्राइंग, सैलरी, सारे आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है कि सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने यहाँ लिख दिया है, जितना भी कैश गया और जितना कैश आया। अब क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे, डेबिट साइड का टोटल, सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो टोटल कितना है आपका 20,680, 20,680। वहीं अगर हम डेबिट का टोटल लगाते हैं तो कितना आ रहा है, 32,600। मैंने कहा था कि हमेशा कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट साइड का ही ज़्यादा होता है, तो यहाँ भी डेबिट साइड का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है इससे, ये पता करने के लिए हम इनका डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे, जो कि आएगा आपका 11,920। इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे, तो डिफरेंस अमाउंट हमारा आया 11,900। इसको हम किस में, जिस तरफ कम है उस तरफ बैलेंस सीडी लिख करके, और हमेशा क्रेडिट साइड में कम होगा तो बाय बैलेंस सीडी लिख करके जो डिफरेंस आपका आया इन दोनों का वो लिख देंगे, और उसके बाद इनका ओवरऑल टोटल लगाएंगे, और वो दोनों एक सिद्ध में एक साथ हम यहाँ शो करेंगे डबल लाइन खींच करके इस तरीके से, ठीक है। फाइनल अब जा कर के हमारा कंप्लीट हो गया। और ये जो आपने बैलेंस सीडी यहाँ लिखा, जो बैलेंस, ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर जा कर के आपका क्या बन जाएगा, न्यू
ईयर जब स्टार्ट होगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको कहाँ शो कर देंगे, टू बैलेंस BD में, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो डेबिट साइड के अंदर हमने जो ऊपर बैलेंस CD में लिखा वही बैलेंस 11,920 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो रोकड़ बही में उधार लेन देनों का लेखा नहीं किया जाएगा, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, क्योंकि उधार का ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जो कंप्लीट हो गया है। इसके आगे वाले सेशन के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर हम 2 कॉलम कैश बुक वाले न्यूमेरिकल और 3 कॉलम और पैटी कैश बुक, ये सब हम एक एक एग्जांपल्स के थ्रू नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।